अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ दैट इज़ इटली वीज़ा। इटली जैसा कि आप लोगों को पता है शेंजन में आता है, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, चेकलिस्ट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर बात करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहती हूँ। और वो ये है कि जैसे ही हम इन वीज़ाज़ का नाम लेते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है एजेंट से लगवा लेते हैं या टंकी लगा के चले जाते हैं। कितना डेंजरस काम है टंकी लगाना, लेकिन हमें डर नहीं लगता और हम टंकी लगा के जाने की तैयारी कर लेते हैं। सक्सेसफुल भी होते हैं उसमें लोग, लेकिन हमेशा मैं अपने ब्लॉग्स में यही बात करती हूँ कि जो भी आपने काम करना है वो आप खुद से करें, अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर करें, ताकि आगे चल के जब आप वहाँ जिस भी कंट्री में ट्रैवल करके जाएं वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और जब आप इस तरह से इलीगल जाते हैं तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। और काफ़ी सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं यूट्यूब पे कि उनके साथ क्या हुआ, कितना बुरा सलूक हुआ, रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आए। तो मेरे मुताबिक तो डंकी कभी भी आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। फिर हम एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट को भी हम लाखों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं कि जी ये हमें वीज़ा लगवा दे, इटली, स्पेन, फ्रांस, कहीं से भी, बस हमें वीज़ा चाहिए। सबसे पहली बात ये है, जो समझने वाली बात ये है कि अगर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको क्यों किसी के पास भी जाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट अवेलेबल हैं तो इसका मतलब आप खुद से अपना वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इस तरह की हेल्प की ज़रूरत है कि आपको वो फाइल नहीं करना आता, आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने नहीं आते, फिर आप किसी से ये हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट आपको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि मैं खुद से पहले अपनी सारी चीज़ें देखूँ और उसके बाद मैं कि किसी के पास जाऊँ कि मुझे इसमें वो क्या हेल्प कर सकता है। और आपको जितनी ज़रूरत होती है ना, उतनी हेल्प मांगते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर आपको हेल्प इस बात की चाहिए कि आपको एक फॉर्म फिल करके दे दिया जाए और उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कंप्लीट करके दे दी जाए और आप जाके अपनी सबमिशन करा सकते हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है। बिल्कुल इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहले हमने बात की कि अगर आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, अगर तो आप बिजनेसमैन हैं फिर तो एक अलहदा बात है। बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अगर उन्होंने ट्रैवल नहीं भी किया हुआ और वो किसी कंट्री में किसी फेयर के लिए या एग्जीबिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको वीज़ा ग्रांट हो जाए। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हैं और आप वीज़ा प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं कि आपको बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के वो कंसीडर भी करेंगे। फिर बात वहीं पर आ जाती है कि आप लोग इतने इतने पैसे एजेंट्स को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसमें से कुछ कंट्रीज़ आप सेलेक्ट कर लें और आप खुद ट्रैवल करके आ जाएं। एक ट्रैवल हिस्ट्री आप अपनी बना लें, 7-8 कंट्रीज़ की, फार ईस्ट की बना लें। एम्बेसी को ये बताने के लिए कि भाई मैं एक ट्रैवलर हूँ, एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ। देखिए, अगर आप ये सोचें कि मैं फ्रेश पासपोर्ट के साथ जाऊंगा एम्बेसी और उनको बोलूँगा कि जी मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ और वो मुझे वीज़ा दे देंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं देंगे। और अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बजटिंग नहीं है तो आप 3-4 कंट्रीज़ का एक ट्रिप करके आएँ। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाएं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। आप 3-4 कंट्रीज़ का एक ट्रिप करके आएँ और उसके बाद अच्छी ऑप्शन ये है कि आप एक टर्की का वीज़ा अप्लाई कर लें। ये टर्की का स्टिकर वीज़ा होता है, आपके डॉक्यूमेंट की असेसमेंट होती है, उसके अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके बाद आप शेंजन अप्लाई करें तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप अपने लिए एक ट्रिप भी प्लान कर लें 3-4 कंट्रीज़ का, टर्की का वीज़ा भी अप्लाई कर लें, टर्की भी ट्रैवल होकर आ जाएं, तब भी आपका इतना एक्सपेंस नहीं आता जितना आप एक एजेंट के पास जाके लगा लेते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक शेंजन कंट्री आपको वीज़ा ग्रांट ना करे। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आके तो मैंने बहुत सारी जगह पे ये भी देखा है कि बहुत लो स्टेटमेंट के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए के ऊपर भी वीज़ा ग्रांट हो गया है। उसकी मैं आपको एक वजह बताती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने हाथ से काम करें और सच बोलें। जब आपने अपने हाथ से काम किया होता है, आपने सच बोला होता है, तो आपको खुद हर चीज़ का पता होता है। और जिस तरह किसी एम्बेसी में, जिस तरह जर्मन एम्बेसी में इंटरव्यू भी होता है, वो आप खुद क्लियर कर सकते हैं। आप बात तो खुद से कर सकते हैं ना, तो वो भी आप खुद से क्लियर कर सकते हैं।
तो इसके अंदर जो मैं एक बात करना चाहती हूँ वो ये है कि डंकी वाले पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें। इसको छोड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा काम कर लें। जाएँ ज़रूर पाकिस्तान से बाहर, किसी ने आपको रोका नहीं है, लेकिन आप इसकी प्लानिंग करें। और जब भी प्लानिंग करें तो ये सोचें कि जब मैं ये प्लान कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये एक कोई चीज़ मैंने बना के फ्रिज में रख दी, सुबह उठ के खाऊंगा, ठंडी मिलेगी तो मैं खा लूँगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब भी आप कुछ प्लान करते हैं उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगता है। आप अपने लिए एक टारगेट बना लें कि कम से कम आपको साल 1.5 साल अपने ऊपर वर्कआउट करना है, इन सारी चीज़ों को लेके ट्रैवल करना है, स्टेटमेंट बनानी है, सारी चीज़ें करनी है, फिर जाके मैं अपना वीज़ा अप्लाई करूँगा और वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और मैं आपको बताऊँ समटाइम्स ऐसा होता है, एक बंदा होता है वो एजेंट्स के पास कंटिन्यूसली जा रहा होता है, कभी कुछ मसला हो जाता है, कभी कुछ मसला हो जाता है। एट द एंड जब वो खुद कोशिश करता है, खुद हिम्मत करता है और खुद से अपना वीज़ा अप्लाई करता है तो यकीन जाने वीज़ा लग जाता है। मेरे बात करने का मकसद ये नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट बात कर रही हूँ, मेरे बात करने का मकसद है कि खुद से काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं सिक्योर करके रखते। अब आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर होने चाहिए, आपका FRC, MRC, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप बिजनेस करते हैं तो आपके लेटर हेड्स वगैरह आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट पे बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट सिर्फ ये थी कि डंकी के बारे में ना सोचें, अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करें ताकि आपको वीज़ा लग जाए। आपका अपना वीज़ा लगा होगा ना खुद से, तो तब आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत और तरह से रिस्पॉन्स करेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही बड़ा डिफरेंट होगा। और हमारे यहाँ क्योंकि एक और प्रॉब्लम ये भी है कि हम खुद से भी वीज़ा अप्लाई करके आए हो ना तो हम दूसरे को नहीं बताते कि हमने क्या किया। हाँ जी, लगवा लिया था, वीज़ा लग गया हमारा, हम जानते हैं लोगों को, हम वीज़ा लगवा लेते हैं। ऐसे नहीं वीज़ा लगता, वीज़ा लगता आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पर ही है। तो जो आपको कहेगा कि नहीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पर नहीं लग सकता, लाइन जी हम करवा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एम्बेसी ने आपकी हर चीज़ चेक करनी है और उसके बाद ही उसने आपको वीज़ा ग्रांट करना है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपका कोई केस रिफ्यूज़ हो जाता है ना, तो जब वो रिफ्यूज़ हो जाता है आप उसको पढ़ के उसमें से पॉइंट्स बनाएं और उसके ऊपर सोचें कि ये मैंने जब केस ऐसे सबमिट किया, मेरा ये केस एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसमें क्या गलती थी, यहाँ मुझे किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी, अब मैं इसके साथ क्या करूँ कि मेरा जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस केस को कंसीडर करे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम तो आती है, आपने अपने आप को प्रॉब्लम का सिल्यूशन देने वाला बनाना है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉब्लम का सिल्यूशन नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। यानी एक दफ़ा भी रिफ्यूज़ हुआ, आपने बगैर देखे समझे दोबारा अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ हो गया, फिर रिफ्यूज़ हो गया। रिफ्यूजल लेटर उसको स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है। आप उसको डिस्कस करें कि ये रिफ्यूज़ हो गया, इसमें क्या चीज़ हो सकती है, मुझे कैसा लेटर लगाना चाहिए था, मुझे रिक्वेस्ट लेटर कैसा लिखना चाहिए था, मेरे कवर लेटर में क्या मसला है, मैंने क्या चीज़ गलत लगा दी, कहीं मुझे यहाँ पे कंफर्म होटल बुकिंग तो नहीं लगानी थी, यहाँ मैंने क्या किया था, किस चीज़ के किस बेस के ऊपर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। खुद से अपने ब्रेन के साथ वर्किंग करेंगे तो आपको खुद ही अपने रिफ्यूजल्स में से आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, मैं ये करता तो ठीक हो जाता। समटाइम्स आपकी लक भी काम करती हो सकता है आपने कोई चीज़ गलत ही लिखी हो रिक्वेस्ट लेटर में, वो नहीं कंसीडर किया उन्होंने, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो गया। तो लक आपके वीज़े में आपके साथ काम करती ही करती है, लेकिन थोड़ा सा अपने वीज़ास को खुद से प्रोसेस करना सीखें। और अगर आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो वो छोटे छोटे वीज़ास भी आप खुद से करें। आपको पता चलेगा पासपोर्ट नंबर क्या है, मैंने लिखना किधर है, मेरा CNIC नंबर क्या है, मेरा नेम एज़ पर पासपोर्ट क्या है, ये कहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वीज़े फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा सा ये छोटे छोटे कंट्री से करेंगे, बाकू से करेंगे, मलेशिया से करेंगे, थाईलैंड से करेंगे, किसी से हेल्प नहीं लेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, तभी जाके तो आप अपना मेन टारगेट अचीव कर सकेंगे। ठीक है, तो अगर आप शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली इटली का, तो इसमें प्लीज़ ट्रैवल हिस्ट्री कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। और लोगों को पैसे दे के अपने बहुत ज़्यादा सारे पैसे फंसाने के बजाय, ज़ाया करने के बजाय, इस बात पे आप लगा लें कि
आप उनसे अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, और अगर उस पर रिफ्यूजल भी आ जाता है तो दोबारा भी वीज़ा अप्लाई कर लें। आप तब भी कैलकुलेशन करके देख लें, जो बात मैं आपको कह रही हूँ उसके अंदर आपकी सेविंग्स ज़्यादा है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है, मेन डॉक्यूमेंट्स में आपका करंट एंड प्रीवियस पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड अपडेटेड एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, आपकी पिक्चर्स, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, आपका रिक्वेस्ट लेटर, होटल बुकिंग, टेंटेटिव रिजर्वेशन। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका सैलरी स्लिप्स आते हैं, आपका एनओसी आता है, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर आता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई रेफरल लेटर हो तो वो, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके चैम्बर के सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स, अपने एमआरसी, आपका एफआरसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप चेक करेंगे ना तो ज़्यादातर वीज़ाज़ में यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, अनटिल अनलेस किसी का कोई एक आधा डॉक्यूमेंट फ़र्क ना हो तो। इसके बाद आप लोगों ने जाना है BLS इटली पे, वहाँ से आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट अवेलेबल हैं, आप जाएं, जाके अपनी सबमिशन कराएं। 80 यूरोज़ जो है वो फ़ीस है वीज़ा की, वहाँ जाके आप इसकी सबमिशन करवाएं और वो आपको 15 to 20 वर्किंग डेज़ में अपडेट कर देंगे। अगर मैंने जैसे आपको कहा कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर जाऊं और जाते साथ ही वो मुझे वीज़ा दे दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, खुद से देखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेटल करें, ताकि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप खुद से अपना केस सबमिट कर सकते। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।